हजारों की भीड़ और मस्जिदों से उठते नारे। और दिल्ली में वीपी सिंह की कमजोर सरकार ये कारण बने थे देश की एक बड़ी हार का। तारीख थी 8 दिसंबर और साल था 1989। दिन के 1 बजे का समय है और श्रीनगर के लाल डेढ़ अस्पताल से एक इंटर्न लड़की निकलती है घर जाने के लिए। एक मिनी बस में बैठती है और मिनी बस आगे चल पड़ता है। कुछ किलोमीटर जाने के बाद अधिकांश यात्री उतर चुके होते हैं। तभी पीछे बैठे हुए 3-4 लड़के उठते हैं और ड्राइवर पे दबाव डालते हैं कि गाड़ी को दूसरी तरफ ले चल। वो थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को रोकते हैं एक खड़ी कार के पास। उस कार में पहले से कुछ लोग बैठे और फिर वो लड़के पकड़कर जबरन उस लड़की को अपनी कार में बिठाते हैं और कार आगे चल पड़ती है और वह कार किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ने लगती है। कुछ ही घंटे बाद ठीक 3 बजे श्रीनगर स्थित कश्मीर टाइम्स के दफ्तर के टेलीफोन की घंटी बजती है और उस पर सूचना आती है कि भारत के होम मिनिस्टर की बेटी रुबैया सईद को जेकेएलएफ ने किडनैप कर लिया है और उनकी मांग है कि उनके 5 मिलिटेंट्स को सरकार छोड़े। इन 5 मिलिटेंट्स के नाम भी बताए जाते हैं: अब्दुल हमीद शेख, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवाल, अल्ताफ अहमद और जावेद अहमद जगरार। इसके कुछ ही मिनट बाद दिल्ली में होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद के कार्यालय में कोई मीटिंग चल रही है और फिर उनके टेलीफोन की घंटी बजती है और उन्हें यह सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी रुबैया सईद का किडनैप हो गया है। और फिर क्या था, एक के बाद एक टेलीफोन आने लगते हैं, कई मिनिस्टर्स के, प्रधानमंत्री के और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के। इस घटना के ठीक 6 दिन पहले ही वीपी सिंह की सरकार बनी थी और उनके होम मिनिस्टर बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। पहली बार भारत में कोई मुस्लिम होम मिनिस्टर बना था और वो भी कश्मीर से। वीपी सिंह की सरकार कई पार्टियों के सपोर्ट से बनी थी और ऐसे में सरकार चलाना तो मुश्किल था ही, साथ ही 2 वर्षों से वैली में, कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत बढ़ चुकी थी। उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, लेकिन उन्हें मिलिटेंसी के दबाव में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे थे। मिलिटेंट्स का मनोबल इतना ऊंचा था कि सरेआम कभी किसी को मार देना, किसी को अगवा कर लेना, हिंदू के दुकानों को बंद करवाना और मस्जिदों से लगातार आजादी के नारे लगवाना, भारत विरोधी नारे लगवाना और बड़े जुलूस निकालकर पुलिस पर दबाव बनाना। पुलिस और सरकार का मनोबल बहुत ही नीचे आ चुका था। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी भी न सिर्फ मिलिटेंट्स के दबाव में थे बल्कि कई उनकी कारगुजारियों में सहभागिता। पाकिस्तान और उनका आईएसआई मुजफ्फराबाद में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहां पे लगातार टेररिस्ट के लिए और इन अलगाववादियों के लिए कैंप चला रहा था। 60s और 70s में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए कई सफल किडनैपिंग से इन लोगों ने बहुत कुछ सीख रखा था। मिलिटेंट्स ने पूरा आकलन कर लिया था कि प्रदेश की सरकार ही नहीं कमजोर है, दिल्ली की भी सरकार कमजोर है और उनका मनोबल 7वें आसमान पे था। उन्होंने तभी इस तरह की जुर्रत की और किडनैपिंग का प्लान किया और वो भी भारत के होम मिनिस्टर की बेटी का। किडनैपिंग की घटना के समय जो कार का उपयोग हुआ था उसमें पहले से ही जेकेएलएफ के 2 दुर्दांत आतंकवादी यासीन मलिक और अशरफ मजीदवानी पहले से बैठे थे और उनकी कार चला रहा था सरकारी कर्मचारी और इस कार का ड्राइवर था अली मोहम्मद मीर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक ड्राइवर था। और इसके बाद वे किडनैप करके जिस घर में ले गए वह सब इंजीनियर जावेद इकबाल मीर का घर था। वह भी स्टेट गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय था। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। रिसर्च एनालिसिस विंग, आईबी और सीआरपीएफ जैसे एजेंसीज का कहना था कि बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जाए और मिलिटेंट को छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल हेड्स तो कुछ और ही कह रहे थे। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि यदि उन्हें नहीं छोड़ा गया तो कश्मीर में आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे, जबकि लेफ्ट पार्टीज जो सरकार को सपोर्ट कर रही थी उनका कहना था कि
नर्म रुख अख्तियार किया जाए और मिलिटेंट्स के साथ न तो कोई जोर जबरदस्ती की जाए, न ही खून खराबा किया जाए। देश में कई तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही थी। दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था कि किसी लड़की को किडनैप करना या महिला को किडनैप करना इस्लाम की दृष्टि से उचित नहीं है। यह उनकी भाषा का कोई मतलब नहीं था। उनके कहने का क्या मतलब था? इस्लाम के इतिहास को कौन नहीं जानता है, और इतिहास ही क्यों, आज सीरिया और इराक में आईसिस जो महिलाओं के साथ कर रहा है, खास करके याज़दी महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, न सिर्फ बलात्कार, उन्हें उठाना, बाजार में बेचना, इससे दुनिया क्या वाकिफ नहीं है? इस बीच मिलिटेंट्स और उनके सपोर्टर का मनोबल सातवें आसमान पे था। खूब प्रोसेशन निकल रहे थे, खूब रैलियां हो रही थी, मस्जिदों से खूब नारे लग रहे थे, नारे आज़ादी के और भारत विरोधी नारे। अंततः 13 दिसंबर की तारीख आती है जब सरकार निर्णय लेती है कि इन 5 मिलिटेंट को छोड़ा जाए और इन 5 मिलिटेंट को वापस श्रीनगर पहुंचाया जाता है। और फिर इन 5 मिलिटेंट्स का क्या स्वागत होता है वैली में। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती है, खूब जश्न मनाया जाता है पूरी वैली में, पूरे श्रीनगर। फिर प्रश्न उठता है कि जब फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि रुबैया सईद की यदि मृत्यु होती है, मार दिया जाता है, तो पूरा कश्मीर और पूरा वैली जल उठेगा। यदि इनके रिलीज होने के बाद पूरी वैली में अधिकांश लोग जश्न मना रहे थे, तो फिर फारूक अब्दुल्ला के अनुसार वे कौन दंगा करने वाले थे? वे कौन थे जो रुबैया सईद के पक्ष में दंगे करते और कश्मीर जल उठता? फारूक अब्दुल्ला के कहने का क्या अर्थ था? सच तो यह है कि वीपी सिंह को सिर्फ अपनी सरकार बचाने की चिंता थी और होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी बिटिया को बचाने की चिंता थी। इस घटना के बड़े ही भयानक परिणाम हुए। यासीन मलिक और असरत मजीद वानी वहां हीरो बन गए। क्या उनके लिए रैलियां निकाली गई और न सिर्फ मिलिटेंट्स का मनोबल बढ़ा, बल्कि आम लोगों को लगने लगा हथियार और मिलिटेंसी से ही चीजें हो सकती है। भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियां खूब तेज हो चली थी, जिसकी पराकाष्ठा हम कब देखते हैं? 19 जनवरी 1990 को, जब सभी मस्जिदों से नारे लगने लगे थे, रजीब, चलीब और गलीब, यानी या तो धर्म बदलो या यहां से चले जाओ या फिर अपनी जान दे दो। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ देश को झकझोर के रख दिया था, बल्कि पूरे विश्व में भारत की छवि बहुत धूमिल हुई थी। CNN, अल जजीरा और BBC जैसे न्यूज एजेंसी ने कहा कि भारत ने अलगाववादियों के सामने, मिलिटेंट्स के सामने घुटने टेक दिए। यह घटना कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती है। पहला तो ये कि जब मिलिटेंसी वैली में अपने सबाब पे था, तो भारत के होम मिनिस्टर की बिटिया कैसे अकेले एक मिनी बस में ट्रैवल कर रही थी? फारूक अब्दुल्ला किस आधार पे कह रहे थे कि यदि रुबिया सईद को कुछ हो गया तो कश्मीर और वैली जल उठेगा? लेफ्ट पार्टीज का मिलिटेंट्स के सपोर्ट में यह कहना कि सरकार कोई खून खराबा न करे, बल्कि सिर्फ बातचीत से हल निकाले, इसका क्या मतलब था? मिलिटेंट्स के साथ प्रदेश सरकार के कर्मचारी कैसे शामिल हो गए थे? उनकी सहभागिता क्यों थी? इन सब के पीछे एक ही कॉमन चीज दिखाई पड़ती है, इस्लामिक पॉलिटिक्स और इस्लामिक इंपेरियलिज्म। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।